हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमानी चौहान एंड वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान मंत्र। सो आज की वीडियो हम हिंदी पेडागोजी की करेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर है उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग। तो पूरा हम पहले वही हम करेंगे, पूरा चैप्टर अच्छे से करेंगे कि भाई उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, क्यों हमें बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण देना चाहिए, भाई इसकी आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। और हम क्या क्या बच्चे को उपचारात्मक शिक्षण में दे सकते हैं। उसके बाद हम इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में किए जाते हैं वो हम सॉल्व करेंगे, ताकि हम क्वेश्चंस को करने की भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सके। सो आपको चैप्टर पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। एंड चैनल जो हमारा वीडियो है इसका पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, वहां से आप डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना देरी से और देखते हैं कि क्या है आज का लेसन। तो सबसे पहले अगर बात करें उपचारात्मक शिक्षण की यानी रेमेडियल टीचिंग, तो जानते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है। एक्चुअली हम जो बात कर रहे हैं, तो देखिए बालकों की कठिनाइयों का पता लगाकर उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षक जो शिक्षण विधियां अपनाता है उसे हम उपचारात्मक शिक्षण यानी उपचारी शिक्षण कहती हैं। यानी देखिए, जब आप क्लास में मान लीजिए आप ही हो, आप खुद भी अपने आप को लेके किसी चीज को सोचोगे तो आपको जल्दी चीज समझ में आएंगी। आप क्लास में पढ़ा रहे हो बच्चे को, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो चीजों को समझ नहीं पाते हैं या उन्हें कोई ना कोई दिक्कत होती है, तो टीचर को पता लगाने की जरूरत होती है। भाई जरूरत तो पता तो लगाना पड़ेगा कि बच्चों को प्रॉब्लम क्या हो रही है पहले, तभी तो उसका आप बच्चे के सॉल्यूशन दोगे। तो जो हम चीजों का पता लगाने के लिए जिन चीजों का उपयोग करता है शिक्षण, जो विधियां अपनाता है कि भाई इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या इसे लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, या इसे बोलने में प्रॉब्लम है, या फिर जो पढ़ा रही हैं उसको समझने में दिक्कत हो रही है, लिखने में दिक्कत हो रही है, तो क्या दिक्कत एक्चुअली बच्चे को हो रही है, उन्हीं सारी कठिनाइयों का पता लगाने के लिए शिक्षक जो शिक्षण विधियों को अपनाता है उन्हें क्या बोलते हैं, उपचारी शिक्षण कहते हैं। क्लियर हो गया कि उपचारात्मक शिक्षण कब अपनाते हैं, जब हमें पता लगाना हो कि बच्चों को कठिनाइयां क्या क्या हो रही है। इसके अलावा जो उपचारात्मक शिक्षण है उससे शिक्षक स्वयं की शिक्षण विधियों का भी मूल्यांकन कर सकता है। देखिए, अगर वो कोई शिक्षण विधि अपना रहा है एंड बच्चे उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां से शिक्षक को पता चलेगा कि कुछ ना कुछ उसकी जो शिक्षण विधि है उसमें दोष है या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, क्योंकि उस शिक्षण विधि से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कब पता लगेगा, जब वो चीजों को जानने की कोशिश करेगा, जब वो ये जानने की कोशिश करेगा कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनको क्या कठिनाइयां हो रही है। तो इससे शिक्षक अपनी खुद की शिक्षण विधियों का मूल्यांकन भी कर सकता है। तो रेमेडियल टीचिंग बहुत जरूरी होती है एक शिक्षक के लिए, बिकॉज उसको पता होना चाहिए कि जो वो पढ़ा रहा है वो उसके बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर रेमेडियल टीचिंग नहीं की जाएगी तो हम बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे एंड हम सिर्फ पढ़ाते जाएंगे, हमें ये ही नहीं पता चल पाएगा कि बच्चे ने समझा या नहीं समझा। एंड लास्ट में जब उसका टेस्ट होगा तो बच्चे के मार्क्स 0 आएंगे वहां पे, ठीक है। तो फिर हम किसको दोष देते हैं, बच्चों को दोष देते हैं। बट ये बच्चों का दोष नहीं होता है। अगर आप पहले जानोगे उनको प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप उनको रेमेडी दोगे ना, तो वो उस चीज को सॉर्ट आउट कर लेंगे यानी उस चीज से वो निकल आएंगे, उस चीज को वो सॉल्व कर लेंगे, फिर वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपकी ड्यूटी है कि आपको रेमेडियल टीचिंग क्लास में करनी चाहिए, ठीक है। तो पहले तो ये क्लियर हो गया होगा कि भाई क्या होता है उपचारात्मक शिक्षण, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम पढ़ते हैं इसका क्या महत्व होता है, उपचारात्मक शिक्षण की इंपॉर्टेंस क्या होती है भाई। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, इससे उन बालकों को विशेष लाभ होता है जो किन्हीं कारणों से सीखने की क्रिया में पिछड़ जाते हैं। बिकॉज देखिए, हर किसी की जो सीखने की कैपेबिलिटी है या सीखने की दर है वो अलग अलग होती है। कुछ बच्चे कुछ चीजों को देरी से सीखते हैं, कुछ बहुत जल्दी भी सीख जाते हैं। तो अब हम अगर बच्चों को ध्यान देंगे कि हाँ भी कौन सा बच्चा जो है वो धीरे धीरे सीख पा रहा है यानी उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर हम उसको उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, फिर उस चीज का सॉल्यूशन बताएंगे, तो उसकी सीखने की जो दर थी, जो धीमी पड़ गई थी बहुत ज्यादा, वो एक सही मतलब वे में आने लगेगी। तो उन बच्चों को फायदा होगा जो नहीं सीख पा रहे थे पहले। इसके अलावा सेकंड पॉइंट देखिए क्या है कि इसके द्वारा बालकों की सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता चल जाता है। तो वही हम जो बोल रहे हैं कि बालक किस चीज में नहीं सीख पा रहे हैं, तो उनकी क्या क्या कठिनाइयां हैं इसका पता लगाने के लिए उपचारी शिक्षण जो है वो बहुत जरूरी होता है।
नेक्स्ट पॉइंट इज उपचारित शिक्षण द्वारा छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयां दूर हो जाती है। मतलब हम इंडिविजुअली बच्चों को पे ध्यान देते हैं ना कि भाई इंडिविजुअली बच्चे को प्रॉब्लम क्या हो रही है, मतलब हर एक बच्चे पे यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। तो छात्रों की जो व्यक्तिगत कठिनाइयां हैं इससे वो भी दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज यह शिक्षण संबंधी कठिनाइयों को दूर करने में सहायक है, जिससे बालकों को अपनी शक्ति एवं योग्यता के अनुसार प्रगति करने का अवसर मिलता है। तो जितनी भी बालकों की शिक्षा संबंधी कठिनाइयां हैं कि भाई उन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जो भी उनकी शिक्षा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सारी जो है वो उपचारात्मक शिक्षण से मोस्ट ऑफ दूर हो सकती है। फिर उसके बाद जब बच्चों की वो समस्याएं दूर होते हैं तो बच्चे को पता चलता है कि अच्छा वो इस चीज में योग्यता रखता है, ये उसकी कैपेबिलिटी है, इतना वो चीजों को कर सकता है अगर वो इन चीजों पे फोकस करे तो बच्चे को खुद भी अपनी चीजों का पता चलता है जब टीचर उस पर थोड़ा सा ध्यान देता है, जानने की कोशिश करता है कि उसको क्या कठिनाइयां हो रही है, तो इससे बच्चे को खुद भी प्रगति करने का जो है वो अवसर प्रदान होता है। तो उपचारात्मक शिक्षण बहुत जरूरी होता है और बहुत ही सहायक होता है एक बच्चे की प्रोग्रेस में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है इसे हमें शुरू करने का। सो फर्स्ट पॉइंट इज विद्यार्थी के भाषा संबंधी विभिन्न दोषों का निवारण करके उसे अधिक कुशल एवं योग्य बनाना। मान लीजिए किसी बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम है, उसकी भाषा संबंधी मतलब जो उसकी लैंग्वेज है, अगर मान लीजिए एक बच्चा स्कूल में आ रहा है, अपनी मातृभाषा सीख के आता है, सिर्फ और सिर्फ उसे अपनी मातृभाषा आती है उस टाइम पे, तो जो उसकी बोलने का उच्चारण पे अपनी मातृभाषा का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। यानी वो अगर कुछ शब्दों को बोल रहा है तो उसमें उसकी मातृभाषा की झलक ज्यादा दिखती है, तो वही उसके जो उच्चारण संबंधी दोष हो जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे सा को ये इस वाले शा को ये ही सा बोलते हैं, ठीक है, वो ये शा नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि उनकी मदर टंग का काफी इन्फ्लुएंस होता है उनकी टंग पे, तो इस वजह से वो कुछ वर्ण कह लीजिए उनको नहीं प्रोनाउंशिएट कर पाते, नहीं उच्चारण कर पाते। तो उसको उसके जो वो दोष है उसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं? उपचारात्मक शिक्षण से कर सकते हैं। क्योंकि पहले हम समझेंगे कि एक्चुअली ये जो शब्दों को बोल नहीं पा रहा है इसका रीजन क्या है इसके पीछे, उस रीजन को जानने के लिए शिक्षक उपचारात्मक शिक्षण करता है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की अशुद्धियों को दूर करना। वही अगर वो कुछ गलत उच्चारण कर रहा है, गलत लिख रहा है, तो हम रेमेडियल टीचिंग से उसको दूर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इस मातृभाषा के कारण उच्चारण और लेखन में होने वाली त्रुटियों को दूर करना। सो मैंने वही अभी आपका एग्जाम्पल दिया कि कोई बच्चा है मातृभाषा के कारण ही वो गलत उच्चारण कर पाता है, क्योंकि उसने जब बचपन से मातृभाषा बोले तो उसका असर इतनी जल्दी खत्म नहीं होता है। लेकिन अगर आप उसे धीरे धीरे समझाओगे, धीरे धीरे चीजों को उसको रिपीट करवाओगे, उसको प्रैक्टिस करवाओगे, तो वो चीजों को समझ जाएगा एंड फिर वो उस जो भी वो गलतियां कर रहा है वो दूर हो जाएंगी। अगला है छात्रों में आत्मविश्वास की भावना पैदा करना। बहुत सारे बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो टीचर पहले क्या होता है जब उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो अगर टीचर किसी क्वेश्चन का आंसर पूछे तो वो नहीं दे पाते, अगर उन्हें आता भी है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते बिकॉज उनमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। तो टीचर जानता है ऐसे बच्चों को कि भाई इनको प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, क्यों ये बोल नहीं पाते हैं, क्यों ये अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उसके लिए टीचर क्या करता है? उपचारित शिक्षण करता है एंड देन उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फिर बच्चों के अंदर थोड़ा थोड़ा अपने आप में आत्मविश्वास पैदा होने लगता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। अगला पॉइंट है मानसिक तनाव के कारण छात्रों के शिक्षण में होने वाले अवरोध को दूर करना। कभी कभी बच्चों में बहुत ज्यादा मानसिक तनाव हो जाता है, ये कई कारणों से हो सकता है। घर के माहौल को लेके भी हो सकता है, स्कूल के माहौल से हो सकता है, क्या पता उसके जो साथ में फ्रेंड्स पढ़ते हो उसके कोई फ्रेंड नहीं बन पा रहा हो, सब उसको बहुत ज्यादा मतलब डिमोटिवेट करते हो, या फिर वो बच्चा जो है वो कुछ उसको प्रॉब्लम हो सकती है, शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण वो अपने आप को काफी हीन महसूस करता हो, तो काफी मानसिक तनाव हो सकते हैं। तो उन मानसिक तनाव का कारण तो पता लगाना पड़ेगा पहले टीचर को कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या हो रहा है, किस बात से उसको टेंशन हो रही है, क्योंकि टेंशन अच्छी चीज नहीं होती। आजकल आप देख रहे होंगे कि बच्चे टेंशन ही टेंशन में सुसाइड तक कर लेते हैं कि अगर उनके बोर्ड में नंबर अच्छे नहीं आए तो वो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उन पे प्रेशर होता है। वो प्रेशर कहीं ना कहीं से तो आता ही है, कुछ का प्रेशर घर से आता है कि भाई आपके 90% नहीं आए तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं,
फिर उनके पास एक रास्ता बचता है कि वो डायरेक्ट सुसाइड कर लेते हैं। तो इन चीजों को रोकना बहुत जरूरी है। उसके लिए बच्चों की प्रॉब्लम्स को जानना बहुत जरूरी होता है और उनपे इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए। पहली बात तो बच्चों को कि आपको 90 ही लाने हैं, क्योंकि हर एक बच्चा अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से पढ़ता है। अगर आपको तो अब अगर आप उसको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस दिलाओगे, उसको सपोर्ट करोगे, तो वो अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा करने की कोशिश करता है। बट आप उसको प्रेशराइज मत करो कभी भी, ठीक है। तो मानसिक तनाव के कारण बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो शिक्षक उन चीजों को पहले जानता है, फिर उनको दूर करने की कोशिश करता है। तो ये हमारे क्या है, उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य है कि भाई हमारा पर्पस क्या है, कि हम क्यों उपचारात्मक शिक्षण को शुरू करना चाहते हैं। क्योंकि इससे बच्चों की काफी ज्यादा जो कठिनाइयां हैं उनको दूर किया जा सकता है और उनको एक अच्छा कुशल और उनका जो फ्यूचर है उसको आप सिक्योर कर सकते हो। आप उनके फ्यूचर को अच्छा बना सकते हो रेमेडियल टीचिंग उनको देके, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग क्लियर हो गया, ज्यादा नहीं है। देखिए रेमेडियल टीचिंग के बारे में इतना ही है बस, ठीक है। अब अगर बात करें हम भाषा दोष क्या होता है, ये क्योंकि इसमें छोटा सा टॉपिक आता है भाषा दोष, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए यदि बालक अपने स्वर यंत्र ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता है, स्वर यंत्र ऊपर नहीं है, ये स्वर यंत्र पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, तो उसमें भाषा दोष उत्पन्न हो जाता है। मतलब जो चीज हम बोल रहे हैं उस पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं है। मान लीजिए अगर मुझे सा बोलना है और शा बोलना है, तो उसके लिए मुझे अपना जो वोकल है, अपना जो स्वर है, उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा। ये सा बोलने के लिए मुझे सिर्फ सा बोलना है, इसको थोड़ा सा और जोर लगा के बोलना है श, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसमें दोष, अगर मैं इसमें नहीं रख पा रही हूँ नियंत्रण, तो गड़बड़ कर दूंगी मैं भी, सा इसे भी सा पढ़ूंगी और इसको भी सा ही पढ़ूंगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, भाषा दोष आ जाएगा। तो यही है कि अगर बच्चा अपने स्वर यंत्र पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा है तो उसके जो बोलने में भाषा दोष उत्पन्न हो जाता है। भाषा दोष से ग्रसित बालक समाज में हीन भावना महसूस करने लगता है, बिकॉज सब उसको चिढ़ाने लगते हैं। अब आपके साथ ही देखोगे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं बोल पाते। मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा है, ये आप क्या पढ़ोगे, इसे फिश पढ़ोगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको फिस पढ़ते हैं। जो अगर कोई बच्चा फिस पढ़ रहा है इसको, यानी उसमें भाषा दोष है, उसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि किया नहीं जा सकता। बट बच्चे उसका मजाक बनाने लगते हैं, फिर वो बच्चा क्या होता है, बोलने में भी कतराता है, क्योंकि उसमें आत्मविश्वास पूरा डाउन हो जाता है। और फिर जब उसका मजाक बनता है तो उसे खुद अपनी ही कमी लगने लगती है, जबकि कोई कमी नहीं है, ये उच्चारण दोष है उसका, जो उसकी क्षेत्रीय प्रभाव से भी हो सकता है, किसी भी चीज से हो सकता है। बट अगर आप उसको रेमेडियल टीचिंग दोगे तो वो उसको सही कर लेगा, लेकिन वो अपने आप को फिर क्या करने लगता है, हीन भावना महसूस होने लगती है उसे। इससे उसके जो शैक्षिक प्रभाव है वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि जब वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसके अंदर आत्मविश्वास ही नहीं है, तो जब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो शिक्षा के क्षेत्र में इतनी प्रगति जो है वो नहीं कर पाएगा। इसलिए भाषा दोष अगर किसी बच्चे में है तो कोशिश करना चाहिए कि उसको जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके। उनको पहले जाना चाहिए कि क्या उनमें भाषा दोष है। तो भाषा दोष के भी कई कारण हो सकते हैं। जैसे अगर बात करें, पहला कारण शारीरिक कारण। शारीरिक कारण का मतलब है कि बच्चे की, जैसे किसी किसी बच्चे की जो टंग होती है वो थोड़ी सी टेढ़ी वेढ़ी होती है, दांत सही से नहीं होते हैं, होठ इस प्रकार से नहीं है कि वो सही से उच्चारण कर पाए, तो इसलिए काफी ज्यादा जो साउंड होती है वो सही से प्रोनाउंशिएट या सही से उसका उच्चारण नहीं कर पाता है बच्चा, क्योंकि शारीरिक कारण उसकी बॉडी में हो सकती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। सेकंड अगर करें कि उसे वर्णों के उच्चारण का अज्ञान है, जैसे मैंने अभी वही बोला कि वो कोई अगर बच्चा जो ये वाला शा है इसको भी सा ही पढ़ रहा है, इसका मतलब उसे वर्णों के उच्चारण का ज्ञान अभी सही से नहीं है, उसे पता नहीं कि कौन से वर्ण की ध्वनि कैसी होती है, किसको क्या बोला जाता है। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल दूं कि एक वर्ड है ये, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे वीरेंद्र, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो इसे पढ़ते हैं वीरेंद्र, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि जो द्रा पढ़ा जाता है इसको द्रा पढ़ते हैं, ना कि दर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, क्यों? क्योंकि बच्चे को उच्चारण का पता नहीं है। तो आप उनके उच्चारण का पता तभी उसको उच्चारण का ठीक कर सकते हो जब आप उनके उच्चारण का पता लगाओगे कि एक्चुअली बच्चे गलती कहाँ कर रही हैं। थर्ड आता है क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव।
काफी असर पड़ता है क्षेत्रीय बोलियों का, क्योंकि जिस जिस क्षेत्र में बच्चे अपने क्षेत्र से आते हैं वो वही भाषा लेके स्कूल में आते हैं, उनको सिर्फ उस टाइम पे वही बोली वही भाषा आती है, तो इसका प्रभाव तो बहुत ज्यादा पड़ता है बच्चों के ऊपर। मान लीजिए अगर कोई बच्चा पंजाबी क्षेत्र से आ रहा है या कोई बच्चा भोजपुरी से आ रहा है, तो कुछ कुछ कहीं कहीं शब्द अलग तरीके से बोले जाते हैं, अलग तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, तो इसमें काफी ज्यादा अंतर देखने को मिल जाता है। अन्य भाषाओं का प्रभाव भी पड़ता है, जैसे अगर कोई उर्दू बच्चा अगर उर्दू वाले क्षेत्र से आता है या उर्दू से आती है, तो उर्दू में आप देखोगे कि नीचे बिंदी लगी होती है, हम इसको जा पढ़ते हैं तो अगर इसके नीचे बिंदी लगा दो तो इसे ज पढ़ा जाता है, तो यहीं पे ही उच्चारण में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण का मतलब है कि जितने भी, देखिए अगर आप जाओगे थोड़ा सा जो आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है, भारत में अगर हम बात करें हर एक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र की भौगोलिकता के कारण उसकी बोली भाषा बदल जाती है। ठीक है, तो वहां पे ही काफी ज्यादा जो बच्चे का स्वर यंत्र है उसमें अलग अलग भिन्नता आ जाती है, बच्चे जो उसका उच्चारण है वो अलग अलग करते हैं। कहीं कहीं क्या होता है, जब जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है ऐसा क्षेत्र, तो लोग अपने पूरे मुंह पे कवर करके रहते हैं, कपड़ा बांधे रखते हैं, तो उनका गला दब जाए, जब उनका गला उस टाइम से दबा रहता है तो उनकी जो बोलने का उच्चारण है उसमें अंतर आ जाता है, तो इसलिए भौगोलिक कारण का भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है भाषा दोष में। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है अध्यापक की अयोग्यता। कभी कभी अध्यापक की अयोग्यता काफी असर पड़ता है, क्योंकि अगर एक अध्यापक खुद शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएगा तो वो अपने बच्चों को शुद्ध उच्चारण कैसे सिखाएगा। तो सबसे पहले अध्यापक को सतर्क होना चाहिए कि उसका उच्चारण कैसा है, क्योंकि बच्चे अध्यापक को देख के ही तो चीजों को सीखेंगे। अगर अध्यापक ने इस द्रा को दर पढ़ा है, जैसे अभी मैंने बोला वीरेंद्र वीरेंद्र, तो अगर अध्यापक वीरेंद्र पढ़ेगा तो बच्चे तो वीरेंद्र ही सीखेंगे ना, तो अध्यापक की अयोग्यता काफी असर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अक्षरों एवं मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान। कभी कभी बच्चे को मात्राएं समझ में नहीं आती, जस्ट लाइक ये मैंने लिखा, इसे आप क्या पढ़ोगे, धर्म, ठीक है, लेकिन बच्चे से क्या पढ़ लेते हैं, धर्म पढ़ लेते हैं, तो उन्हें इस र की मात्रा का प्रोनाउंसिएट नहीं पता होता कि इस र की मात्रा को किस तरीके से पढ़ा जाना है, तो यहीं पे ही वो गलती कर देते हैं। तो अगर उन्हें मात्रा उच्चारण का सही से ज्ञान नहीं है तो उनके उच्चारण में क्या आ जाता है, दोष आ जाता है। लास्ट पॉइंट है इसमें शुद्ध भाषा की वातावरण का अभाव, यानी ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे शुद्ध भाषा बोली ही नहीं जाती, हमेशा जो भाषा बोल रहे हैं वो उल्ट सल्ट गलत ही बोली जा रही है, तो फिर बच्चे तो वैसा ही सीखेंगे। बोलते हैं ना कि एटमॉस्फेयर बच्चे को जैसा मिलेगा वो वैसा ही बोलना शुरू करेगा, तो आपको बच्चे को एटमॉस्फेयर भी ऐसा ही देना है स्टार्टिंग से, ये नहीं कि बाद में जाके। जब बच्चा बोलना शुरू करता है ना, तो उस टाइम जब आप उसे सिखाते हो बोलना, जब वो आपको देख देख के बोलना शुरू करता है, उस टाइम पे आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप जो बोल रहे हो वो शुद्ध बोलना चाहिए आपको, ये नहीं कि आप गलत बोलोगे। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं हमें बोलना चाहिए कि वह खाना खाएगा, लेकिन कुछ जगह क्या बोलते थे, वह खाना खागा, तो बच्चे खागा ही शुरू कर देते हैं बोलना, उन्हें नहीं पता कि खागा कोई वर्ड नहीं होता है, क्योंकि उन्हें उस टाइम पे ज्ञान नहीं है। तो इसलिए आपको बच्चों के सामने हमेशा शुद्ध भाषा का वातावरण जो है वो रखना चाहिए। तो ये सारे कारण हो सकते हैं भाषा दोष के, इन्हें आप दूर कर सकते हो। उन दूर करने के लिए वही आपको पहले पता लगाना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, और उसको दूर करने के लिए भी आपको बच्चे को क्या देना पड़ेगा, उपचारात्मक शिक्षण देना पड़ेगा। सो ज्यादा नहीं है इस चैप्टर में, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि जो उपचारात्मक शिक्षण है उसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है, क्या है वो उपचारात्मक शिक्षण। अब आप जब इसके क्वेश्चंस करोगे ना, अभी अभ्यास प्रश्न करते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे और हमें कैसे सॉल्व करने हैं। तो चलिए फिर बिना देरी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता कब होती है, मतलब किसके लिए होती है उपचारात्मक शिक्षण की, सृजनशील बालकों के लिए, कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति ना करने वाले बालकों के लिए, आदिवासी बालकों के लिए, या फिर दृष्टि दोष वाले बालकों के लिए। तो उपचारात्मक शिक्षण की हमें जरूरत उन बच्चों के लिए होती है जो कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई बच्चा 3rd क्लास में है तो वो 3rd क्लास के हिसाब से प्रगति नहीं कर पा रहा है, वो 3rd क्लास वाले जो बच्चों की बुक्स है वो नहीं पढ़ पा रहा है, चीजों को याद नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है,
तो अब हम उस बच्चे को क्या देंगे, उपचारात्मक शिक्षण देंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेना चाहिए या फिर उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, या फिर यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दोषपूर्ण होने की ओर संकेत करती है, या यह सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो सीखने के साथ दूर होने लगती है। तो देखिए, भाषा सीखते समय जो हम गलतियां करते हैं, भाई जब आप कोई चीज सीखोगे तो डायरेक्ट एकदम से इतना कोई कैपेबल, इतना तो कोई सक्षम नहीं होता कि एक बार में किसी चीज को बिना गलती से सीख जाए। एक बार तो कभी ना कभी आप गलती करोगे, लेकिन गलती हमेशा थोड़ी ना करोगे। एक बार गलती करी आपने, आपको उस चीज को दोबारा सिखाया, अगर मान लीजिए फिर से गलती हो गई, कोई नहीं, लेकिन थर्ड बार में आप सीख जाओगे। तो त्रुटियां तो एक स्वाभाविक हिस्सा होती हैं कि जब भी आप कोई चीज सीखोगे आप गलतियां करोगे ही उसमें, लेकिन सीखने के साथ साथ आप वो गलतियां दूर कर लोगे धीरे धीरे करके। तो इसलिए जो त्रुटियां होती है वो सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो सीखने के साथ दूर होने लगती है। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। त्रुटियों हमेशा होती ही है, आप चाहे कोई भी चीज सीख रहे हो। अगर आपने मान लीजिए गाना गाना सीखा है, आप स्वर सीख रहे हो सारे गामा, तो स्टार्टिंग में आपको एक बार सिखाया तो थोड़ा ना सीख जाते होगे, वहां पे भी गलतियां करोगे। अगर आप खेलना सीख रहे हो, कोई भी स्पोर्ट्स सीख रहे हो, वहां पे आप स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियां करोगे, लेकिन गलतियां तब तक करोगे जब तक आप उस चीज को सीख नहीं लेते सही से। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो गलतियां त्रुटियां खुद ही जो है वो दूर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, सूरज जो है वो एक बच्चा है जो सा को शा उच्चारण करता है, उसके उच्चारण संबंधी दोष को सुधारने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ध्वनियों के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए उसका निरंतर अभ्यास करवाना चाहिए, या फिर उसे सा वर्ण वाले जो जितने भी शब्द आते हैं उसका बार बार उच्चारण करने के लिए कहेंगे, या उसे बोलेंगे कि भाई लिखो सा वाले वर्ण के, या इस समस्या पर ध्यान ही नहीं देंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि ध्यान तो देना पड़ेगा बच्चे की समस्या पर, क्योंकि तब तक आप समस्या पर ध्यान नहीं दोगे तो निवारण कैसे करोगे। आपको बच्चे को, देखिए कोई बच्चा अगर सा है उसको भी शा ही पढ़ रहा है, कुछ बच्चे शा को सा पढ़ते हैं, यानी उन्हें उच्चारण का पता नहीं है कि भाई ये इस वाले सा का उच्चारण कैसे होता है और इस वाले सा का उच्चारण कैसे होता है। तो आप बच्चे को क्लियर करोगे, उनकी ध्वनियों के बीच अंतर बताओगे कि इनकी ध्वनियां अलग अलग तरीके से बोली जाती हैं, और फिर थोड़े से उनके जो ध्वनियां हैं उसकी प्रैक्टिस करवाओगे, अभ्यास करवाओगे, तो उनका उच्चारण संबंधी दोष जो है वो दूर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप साथ साथ में आंसर खुद भी लगा सकते हैं, अगर आप जो भी आंसर सोच रहे हैं एक बार खुद कोशिश जरूर करें। फोर्थ क्वेश्चन है, उपचारात्मक परीक्षण होना चाहिए हर एक माह पे, या हर एक पाठ की समाप्ति पर, या वर्ष में 3 बार, या फिर परीक्षाओं की समाप्ति पर। तो देखिए, उपचारात्मक शिक्षण हमेशा हर पाठ की समाप्ति पर होना चाहिए। भाई आपने पढ़ा लिया पाठ, उसके बाद पता तो हो कि इस पाठ को बच्चे ने समझा है या नहीं समझा है, तो उसके लिए बच्चे का उपचारात्मक परीक्षण तो करना ही चाहिए ना। पता चले आप 1-2 महीने पढ़ा रहे हो, बाद में जाके पता चला कि बच्चे ने स्टार्टिंग से कुछ समझ ही नहीं आया, बच्चे को उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर 3-4 महीने बाद आप उसको रेमेडी दोगे तो बहुत देर हो जाती है। आपको हर पाठ की समाप्ति पर उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है, उसका क्या कारण हो सकता है। राहुल जानबूझकर ऐसा करता है, या उसे उत्तर नहीं पता, ये राहुल की आदत है, या फिर राहुल बड़े समूह के साथ अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। तो देखिए, अगर कोई बच्चा हकला रहा है बोलने में तो मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक कारण क्या क्या होते हैं। मान लीजिए बच्चे को डर लग रहा है, या बच्चा कभी कभी होता है ना बहुत जल्दी जल्दी बोल देता है किसी आंसर को, या बहुत धीरे धीरे बोलता है, या तुतलाने लगता है, तो ये सारे मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं बच्चों पे, जिससे वो अपने आप को काफी ज्यादा दबाव महसूस करते हैं। इसलिए जब आप बच्चे से क्वेश्चन पूछते हो तो वो आंसर नहीं दे पाता, चाहे उसे पता भी होता है तब भी वो नहीं दे पाता, क्योंकि वो इतनी बड़ी क्लास के सामने डर जाता है कि अगर उसने कोई वर्ड गलत बोल दिया तो सब उसका मजाक बना लेंगे, तो उसे डर होता है। तो ये मनोवैज्ञानिक दबाव है, तो आंसर हो जाएगा 4th वाला। क्वेश्चन नंबर 6 है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस बात पर निर्भर करती है, बच्चे की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, या भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर,
या समस्या की पहचान पर या समस्याओं के कारणों को सही पहचान कर। तो जब आपका उपचारात्मक शिक्षण सफल होगा, जब आपने बच्चे की समस्या का सही से पता लगाया है कि एक्चुअली इसे प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, उसके ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं। बाकी आप इतने होशियार हो कि आप चीजें कर सकते हो, तो बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। कर सकते हो, बट एक बार थोड़ा सा ध्यान दो बस। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा कि भाई अगर हम बच्चे का सही से पता लगाएंगे कि उसकी समस्या क्या हो रही है, तभी तो आप सही से उसको उपचार दे सकते हो, तभी तो आपका उपचारात्मक शिक्षण जो है वो सफल बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी जो है वो यहीं पे समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड आज आपका जो हिंदी पेडागोजी का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है। अगर कोई चैप्टर या कोई टॉपिक बचा होगा तो मैं वो देख लूंगी, बाकी अगर कोई नहीं बचा होगा तो अब हम हिंदी की जो है वो सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें हम हिंदी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करेंगे। अब हम जम के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो देखें, फीडबैक दें कैसी लगी। सो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, गुड लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।